आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट करने एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और इस वक्त जो मतलब पिछले 5 दिन से बड़े मजे मजे की क्रिकेट हम देख रहे थे। मजे की मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम T20 के मोड से जरा बाहर आकर टेस्ट क्रिकेट देख रहे थे, जो कि एशेज एक बहुत ही पुरानी मुखासमत है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। उसका पहला मैच इख्तिताम पजीर हुआ, उसकी कुछ जुजियात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तौसीफ सत्ती, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ, एनालिस्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट। तो उनसे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इंग्लैंड चूका और क्या क्या उन्होंने गलतियां की। वैसे सर, मैं आपसे दो मैचों के बारे में साइमल्टेनियसली क्वेश्चन करूंगा। एक तो ऑफ कोर्स यही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, और दूसरा मैच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो रहा है एक मैच, उसके बारे में भी कहीं कहीं आपसे सवाल करूंगा। वो भी टग ऑफ वॉर है, क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन बस उसमें रस्सा कौन खींचता है अपनी तरफ देखिएगा। और उसमें रस्सा खींचने वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट है बीडी। बीडी जो दरमियान में रस्से को पकड़ के होता है, वो जो जिसके जिसके गिर्द रस्सा लिपटा होता है ना, वो जो मतलब जोर से खेल, बीडी इज मोर इम्पोर्टेंट। एनीवेज, तो सती साहब जी, क्या समझते हैं कि बेसबॉल खत्म हो गई, उसको शिकस्त हो गई, इंग्लैंड हार गया और उसके बाद स्ट्रेटेजी चेंज करेगा? ये पहला क्विक क्वेश्चन कीजिए, फिर आगे मैं मैच पे आता हूँ। हाँ, देखिए, अगर तो इंग्लैंड जिस तरह खेला है उस तरह ना खेलता तो इस मैच का रिजल्ट ही ना आता ना। ठीक है, एक तो वो तेज खेले, दूसरा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग में भी बड़ी अटैकिंग फील्ड लगी, कि उन्होंने इंकरेज किया ऑस्ट्रेलिया को। बाउंड्री तो उन्होंने बहुत सारी फ्री में दी, फ्री में तो नहीं, लेकिन उन्होंने फील्ड ऊपर ही रखी। जबकि वो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा था, इनकी फील्ड खोल देते थे। ठीक, उसके बावजूद पहले इनिंग में इंग्लैंड 5 के रन से, दूसरे में भी 4 से ऊपर से खेला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी फील्ड खोल रहा था, इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया। तो आई गेस कि जो एक saying है ना कि लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड, तो इंग्लैंड मुस्तकिल मिजाजी से खेले। और मेरा ख्याल है अगर आप आखिरी घंटे की क्रिकेट को निकाल दें तो इंग्लैंड ऑलवेज लुक लाइक विनिंग द गेम। तो आई थिंक कि दे, अगर स्ट्रेटजी वाइज देखें तो आई थिंक इट वाज अ गुड स्ट्रेटजी। बेसबॉल की वजह से ये टेस्ट मैच एक्साइटिंग हुआ, वरना जितना टाइम बारिश से जाया हो गया था, कोई और दो कंट्रीज होते रिजल्ट ना निकलता। अच्छा, ठीक। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे कि अगर इस पूरे मैच में जान रही तो इंग्लैंड ने इसको कभी भी आउट नहीं होने दिया, इस गेम को खत्म नहीं होने दिया, और इसको हमेशा जिंदा रखा। कहीं डिग्रेडेशन की शक्ल में, कहीं नया बॉल ना लेके, और कहीं कैचेस ड्रॉप करके। तो बहुत सारी जगह इंग्लैंड ने ऐसी प्रोवाइड की ऑस्ट्रेलिया को कि तुम जीतो या ना जीतो, लेकिन हम मैच ड्रॉ नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यही एक्साइटमेंट में है, टेस्ट क्रिकेट की एक्साइटमेंट है इस वक्त। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सारे एक्साइटेड इसीलिए हैं। टेस्ट क्रिकेट की वापसी तो हुई हुई, साथ उसके साथ एक खूबसूरत तरीके से एक मैच इख्तिताम पजीर हुआ, जो काफी अरसे तक याद रखा जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको बाइफरकेट करें, अलग अलग करके देखें पॉइंट्स को, तो इंग्लैंड ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की, ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ हावी हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंसिस्टेंट और ट्रेडिशनल किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेला। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेक्शन पे। आप क्या समझते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने सिलेक्शन में कुछ, आपने पहले भी पॉइंट आउट किया था, विकेट कीपर की बात करेंगे, ऑफ स्पिनर की बात करेंगे, और उसके अलावा अगर कोई आप समझे तो वो भी उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ इंग्लैंड ने, क्या ये गलत फैसले थे उनके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर तो नॉर्मल इंग्लिश ट्रैक होता ना तो फिर आप कह सकते हैं कि यार चलें, डिफरेंट चीज है। अब इसमें सबसे जो बेन फोक्स है ना, वो इतने बुरे बैट्समैन नहीं है। ठीक है, एक तो जॉनी बेयरस्टो तो है ना कि ही कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू, बट बेन फोक्स इज एक्चुअली नॉट अ बैड बैट्समैन ईदर, बट ही इज अ वे सुपीरियर ग्लव्समैन, राइट? तो अब मसला यही हुआ यहाँ पे, सिर्फ फर्क जो था ना वो वही था कि जो कैचेस, जो चांसेस बेयरस्टो नहीं ले सके, दैट वाज द डिफरेंस जीतने और हारने में। इवेंचुअली इस पे आ गया, मतलब एक बंदा तो नहीं जितवा हरवा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां पे इनका डेफिनेटली एरर था। और मोइन अली ने 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली, तो आई थिंक ही डिड इट फॉर हिज फ्रेंड बेन स्टोक्स, क्योंकि उनका दोस्त है और उसने कहा कि उसको चाहिए। अब मोइन अली भी ये था कि उसने दरमियान में बड़ी अच्छी बॉल की है, लेकिन दरमियान में उसने बहुत ज्यादा, बेसिकली जो वाइड बॉल है ना उसमें बैक ऑफ लेंथ बॉल बहुत होता है, ताकि मुंह में ना पड़े और बड़ा हिट ना लगे। तो ही बोल्ड अ लॉट ऑफ बैक ऑफ लेंथ बॉल्स। ठीक है, और बैक ऑफ लेंथ बॉल टेस्ट क्रिकेट में जो है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। इन बिटवीन इसने अच्छे बॉल किए हैं, लेकिन मे बी सेकंड टेस्ट में वो बेहतर हो जाए, क्योंकि उसको अब वो मिल गया। तो अगेन, अगर आपने रिटायरमेंट से बुलाना ही था और इस तरह का विकेट था, तो आई थिंक इवन आदिल रशीद वुडंट हैव बीन अ बैड ऑप्शन, क्योंकि उसकी गुजली बड़ी अच्छी है और इनके अभिषेक लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेकिन लेग स्पिनर जो है ना वो दोनों काम कर सकता है ना, अंदर और बाहर दोनों कर सकता है। तो मे बी ही कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन अगर किसी को रिटायरमेंट से लाना था। लेकिन आई गेस मोइन अली बैटिंग थोड़ी सी एग्रेसिव करते हैं और मे बी दैट्स व्हाट दे वर लुकिंग फॉर एज वेल।
ये वो मेरा ख्याल है कि मोइन अली की उंगली भी इंजर्ड हो गई थी, तो इस वजह से भी वो शायद वो कार्टून की बॉलिंग में नहीं आ सकी जिसके साथ वो पहली इनिंग में कर रहे थे। तो थोड़ा उन्होंने वो मिसिंग एलिमेंट है, और हो सकता है, अब मुझे नहीं मालूम कि वो इंजरी किस हद तक है, हो सकता है कि वो सेकंड टेस्ट में पता नहीं आए भी या ना आ सके, नेवर नो। अच्छा, आगे चलते हैं तो फिर वही डिक्लेरेशन जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो क्या अब, उस वक्त तो शायद लग रहा था कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, क्रिकेट को जिंदा रखना है, मैच में रहना है, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी रखना है, तो मतलब एक वो बड़ी अच्छी लग रही थी कि सरप्राइज एलिमेंट, जैसे जिसको आपने कहा था, सरप्राइज एलिमेंट है और आगे भी सरप्राइजेस आएंगे। तो वो सरप्राइज अब ऐसा नहीं लगता कि कहीं इंग्लैंड को ही उल्टा पड़ गया? नहीं, अगर डॉक्टर साहब ये देखें ना, अगर आप आधे घंटे की इस मैच में ऑलरेडी 90 ओवर आए हुए हैं जी, और एक दिन का खेल आया हुआ है, ठीक है, जस्ट अंडर वन डे, राइट। तो अगर वो आधा घंटा पौना घंटा और पारी कर लेते तो मैच ड्रॉ हो जाता फिर। जी, तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इंग्लैंड वाज प्लेइंग फॉर अ रिजल्ट, ठीक है। सो इफ यू आर प्लेइंग फॉर अ रिजल्ट देन इट, द सेकेंडरी थिंग इज यू विन और लूज। सो आई थिंक द प्राइमरी thing for baseball cricket is to get a result in test cricket, to get more results in test cricket. Even पाकिस्तान में भी देखा कि फ्लैट विकेट्स पे थे, उन्होंने रिजल्ट निकाल लिए ना। तो आई थिंक इसमें अगर वो लंबी बारी कर लेते तो फिर जितना बारिश हो गई थी तो फिर ड्रॉ हो जाता मैच। तो और फिर हारे उस वजह से नहीं, हारे बॉलिंग की वजह से है कि सेकंड इनिंग में कैचेस ड्रॉप किए और विकेट नहीं ले सके जितनी लेनी चाहिए थी ना उन्हें। अच्छा, अगर अब बैटिंग की बात करते हैं तो आखिरी, मतलब ज़ाहिर है स्कोर कार्ड सबको मालूम है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम आखिरी हिस्से पे आते हैं जहां मैच इंग्लैंड से निकल गया, वहां क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स की बेन स्टोक ने या उनकी मैनेजमेंट ने, तो वहां क्या इश्यूज आए? सबसे पहले तो ये है कि आप उस्मान ख्वाजा को देख लीजिएगा कि उनकी पहली इनिंग पे आपने बात की थी, अब दूसरी इनिंग उन्होंने कैसे खेली, क्योंकि मैं कहीं कमेंट पढ़ रहा था किसी अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट के भी, उन्होंने भी कहा कि अगर उस्मान ख्वाजा खड़े रहते तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैच ड्रॉ हो जाता। तो मतलब एक लिहाज से उनका आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए सूदमंद साबित हुआ, और नीचे से कमिंस ने आके बारी की और जो रूट को जो छक्के लगा के उन्होंने वो यकदम वो मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इंग्लैंड से इस तरफ को। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई उस्मान ख्वाजा की इनिंग ने ऑस्ट्रेलिया को जितवाया या ड्रा होते होते बचाया? नहीं, देखिए इसमें ऑब्वियसली काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें तो इंग्लैंड के बॉलर्स को थकाया ख्वाजा नहीं है, समझ लें। मतलब ये कि बेसिकली जो है ना, वो बैक एंड ऑफ द डे द बॉलर्स वर नॉट एज obviously energetic as they were in the morning, right, or in the first session which started in the afternoon. तो ख्वाजा ने जो था ना, he was doing his job, तो वो अपना काम कर रहा था ना, तो वो उसका काम ये था कि मैच को डीप लेके जाना, ठीक है। विन एंड लूज फिर बाद में आ जाती है। तो अगर ख्वाजा थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता और आउट हो जाता शुरू में, तो उसमें ये था कि फिर इतना क्लोज जाते ना ना, समझे। तो आई थिंक हैविंग ख्वाजा देयर, हाउ लॉन्ग ही वाज देयर, टायर्ड द बॉलर्स डाउन, बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट और टायर्ड कर दिया, और उससे ये हो गया कि फिर बैक एंड पे जो था ना, वो इंग्लैंड की टीम थक गई थी समझ रहे हैं, एंड ऑफ द डे they capitalized on it. So I think fair play, Usman Khwaja was the difference between the two teams. या वो ही प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए, नो डाउट कि ही प्लेड वेरी वेल, और ऑस्ट्रेलिया को जिंदा भी उन्होंने रखा पूरे मैच में। अच्छा, आगे चलते हैं तो आखिरी 50 प्लस रन्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, 2 विकेट्स बाकी हैं, 15 ओवर का खेल बाकी है। आप साथी तौर पर एज अ क्रिकेटर क्या सोच रहे थे कि अभी गेम किस तरफ जाने वाली है, टेस्ट क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए? देखिए टेस्ट क्रिकेट में टू बी ऑनेस्ट, अगर एक रन पे भी 2 विकेट चाहिए हो ना, तो आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कुछ भी हो सकता है समझे। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पोजीशन इंग्लैंड हारा है। वहां पे जो है ना, वो थोड़ा सा कप्तानी का भी है कि आपने फील्ड सेटिंग्स किस तरह रखनी है, और मतलब क्योंकि कमिंस ऑब्वियसली वाज गोइंग ऑल आउट, तो अब स्ट्रेटजीज क्या हैं। और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड ने जो विकेट के हिसाब से ना, दे यूज 3 मीडियम पेसेस, तो इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी ना, तो इस विकेट पे ना आपको एक्स्ट्रा पेस चाहिए, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में था ना, तो वो मार्क वुड से ही आउट करवा रहे थे दरमियान में 4-4 ओवर का स्पेल करा, क्योंकि फ्लैट विकेट था ना। तो फ्लैट विकेट पे बाउंसर का ये होता है कि आप छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू प्ले, राइट। तो यहाँ पे जो था ना, वो या तो इंग्लैंड ने भी मिसरीड किया, पर इस विकेट पे ना स्टार्क का भी खेलना बनता था। हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ खिलाने के, लेकिन इस विकेट पे कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेस हो ना, तो आप जो है वो क्या कहते हैं, परेशान कर सकते हैं। सिमिलरली इनको एक जेन्युइन, अब देखें, एंडरसन को नया गेंद नहीं दिया, 2 दफा नया गेंद नहीं दिया, ठीक है। 3 नया गेंद यूज हुए ना इस मैच में, तो 2 दफा उन्होंने नहीं दिया, या 4 यूज हुए। तो अब उसमें यह है कि
एंडरसन को अगर आपने नया गेंद नहीं कराना तो इट्स माइट एज वेल यू पुट मार्क वुड इन जस्ट फॉर शॉर्ट स्पेल्स, या जो भी फिट तेज, एक और भी है इनका, स्टोन भी है तेज बॉलर। तो मेरे ख्याल है वहां पे थोड़ा सा इन्होंने गलती की, क्योंकि अब वो उन्होंने एक आउट किया एंडरसन ने, कुछ अनलकी भी रहे लेकिन एक आउट किया, रन इतने नहीं दिए, लेकिन वो उनको टायर डाउन कर दिया ना। तो अब आई डोंट नो कि इफ ही वुड बी स्ट्रांग इनफ और फिट इनफ टू प्ले द नेक्स्ट टेस्ट मैच, क्योंकि बॉडी रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। अच्छा, जिमी की आपने खैर खुद ही बात कर दी, मैं वही पूछने वाला था कि जब आखिर में नया बॉल ड्यू था तो बेन स्टोक ने 2 ओवर्स उसको मजीद डिले किया, उन्होंने नहीं लिया, और फिर जब लिया भी तो जिमी एंडरसन को बॉल नहीं दिया। इसके अंदर भी कोई सरप्राइज एलिमेंट था? हाँ देखिए, ये तो मुझे नहीं पता सरप्राइज एलिमेंट था कि नहीं, क्योंकि डे 1 में तो इन्होंने नहीं दिया था ना, ठीक है, डे 1 में इन्होंने नहीं दिया था। और रॉबिन्सन जो है, क्योंकि जिमी एंडरसन ने बड़ी स्ट्रेंज हुई है इस टेस्ट मैच में, जिमी एंडरसन ने विकेट टू विकेट बॉल किया। नॉर्मली वो चौथे पांचवें स्टंप पे बॉल करते हैं और वहां से अंदर वायर करते हैं, तो इसमें जो है वो ही वाज प्रीटी मच ऑन ऑफ स्टंप मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आई डोंट नो कि इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है, क्या किया है, या फिर उनको स्विंग नहीं मिल रहा तो वो अंदर से गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो जिमी एंडरसन की अपनी भी जो बॉलिंग थी ना, वो मतलब इकोनॉमिकल तो थे लेकिन उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए जितने वो नॉर्मली होते हैं, और उतना स्विंग नहीं हो रहा था। तो आई थिंक वो ही वाज अटैकिंग द स्टंप्स टू मच फॉर माय लाइकिंग, क्योंकि वो स्विंग बॉलर हैं, तो अगर अंदर से स्विंग नहीं मिल रहा तो आप बाहर से स्विंग करें तो बाहर से तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो आई थिंक दैट्स वेयर प्रॉब्ली बेन स्टोक प्रॉब्ली डिडंट हैव फेथ इन हिम मे बी, क्योंकि ये लोग तो लिव बाय द सॉर्ड डाई बाय द सॉर्ड, वो मतलब वो दे गो बाय इंस्टिंक्ट, राइट? सो उसका इंस्टिंक्ट ये होगा कि इसको नहीं कराना भी बॉस। और अच्छा, वो जो बॉल लेट लिया उसकी भी कोई, एलेक्स कैडी को आउट कर लिया ना उसने, मैं ख्याल 81वें ओवर में आउट किया जो रूट ने, 1-2 चौके खा के उसको आउट कर लिया, तो दैट वाज गुड। अब उसमें ये था कि नया गेंद जो है वो बैट पे थोड़ा बेहतर आता है, विकेट में जान नहीं थी, तो नए गेंद से आप जो चीज ज्यादा कैपिटलाइज कर सकते थे वो बाउंस था, यानी कि आप हेड हाई बाउंसर्स मारते रहें, फील्ड खोल दें और होप करें कि एक आध खड़ा हो जाएगा और आप पकड़ लेंगे ना। तो आई गेस कि मे बी दैट्स व्हाई दे डिलेड इट, कि शायद विकेट्स मिल जाए, क्योंकि पुराने गेंद से ये था कि वो ग्रिप अच्छा हो रहा था, तो जो रूट ने विकेट ले लिया, लेकिन इट्स अगेन इट कुड गो आइदर वे ना, मतलब ये एक टफ वो है। अब बल्कि उसी जो रूट को फिर पैट कमिंस ने तो 2 छक्के मार के सारा वो शिफ्ट कर दिया मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो मतलब वहां मेरा ख्याल है कि एक रेगुलर बॉलर जब आपके पास है, मौजूद है, एक बैटरी पूरी है 5 बॉलर्स की, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। ठीक है, जो रूट ने एक विकेट ले ली, वो उन्होंने अपना काम कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि वहां पर उनको अपने प्रॉपर बॉलर, रेगुलर बॉलर लगाने चाहिए थे। और फिर दूसरी बात ये भी इसमें बताइएगा कि जो इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जो इन्होंने प्लान किया हुआ था, आपने कहा जैसे कि ये प्लान के मुताबिक जाते हैं, जो मर्जी हो जाए, तो वो कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे गैर जरूरी हो गई है। शॉर्ट हर बॉल वही आप कर रहे हैं, बेशक वो टेल एंडर खेल रहे हैं या ऊपर के बैट्समैन खेल रहे हैं, और पैट कमिंस ने भी एक लंबी बारी कर दी, मतलब कैप्टन इनिंग्स खेल दी। तो वो भी बताइएगा कि उसने कैसे हेल्प आउट किया ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, पैट कमिंस ऑब्वियसली कैप्टन है ना, तो टेक्निकल इतने साउंड नहीं है लेकिन रन्स करते हैं, ठीक है, और वो इंटेंट है उनका ना, इंटेंट शो करते हैं। तो आई गेस कि पैट कमिंस ने लंबी बारी कर ली या इन्होंने करा दी, ये भी वो है, मतलब सब्जेक्टिव सी बात है। असल में स्विंग था, क्योंकि जिस तरह वो टेक्निक से खेलते हैं कि बॉल जनरली स्विंग हो रहा हो तो वो पकड़ाई दें, क्योंकि वो मतलब ऊपर नहीं जाते ना, वो हाथ चलाते हैं। तो आई गेस कि थोड़ा सा इन्होंने रिस्क लिया शॉर्ट बॉल वाला भी, और लेकिन जेन्युइन स्विंग या तो हो नहीं रहा था, क्योंकि एंडरसन वाज वुड हैव बीन द बेस्ट आइडियल गाय कि वो स्विंग करता गेम, क्योंकि जिस टेक्निक से कमेंस खेलते हैं ना, स्विंग होगा तो फंसेंगे। तो आई थिंक कि वहां पे इन्होंने शायद थोड़ी सी वो अगर गेंद स्विंग करने की कोशिश करते तीसरे चौथे स्लिप में लगा के, तो शायद उनको आउट कर लेते। बट फेयर प्ले, कमिंस प्लेड कैप्टन्स नॉक, और वो उन्होंने एंजॉय किया, जिस तरह क्या कहते हैं, उस्मान ख्वाजा ने सेलिब्रेशंस की बल्ला फेंक के, इन्होंने भी बल्ला फेंक के सेलिब्रेशंस की। ठीक। अच्छा, खैर ये तो खत्म हुआ। मेरा ख्याल है कि इसमें जितना क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को जाता है मैच के जीतने का, कूल एंड काम रह के जो ऑस्ट्रेलिया की, मेरा ख्याल है टीम के साथ, मैं जाती तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम को टेस्ट में बहुत ज्यादा हाईलाइट करता हूँ। वो बहुत रेजिलियंस के साथ खेलते हैं, आखिर दम तक कभी भी वो होप नहीं छोड़ते, और इसी चीज ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया। लेकिन उसके साथ साथ क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड एज वेल, जिन्होंने पूरी गेम में क्रिकेट को जिंदा रखा, कहीं भी डूबने नहीं दिया, और तमाशाइयों के लिए भी उसमें तवा का सामान मुकम्मल तौर पर मौजूद रहा। और हर किस्म की जो हो सकती है ना क्रिकेट में चेंजेस,
कैच का ड्रॉप होना, मतलब लंबी इनिंग्स खेल जाना, किसी गैर मारूफ बैट्समैन का आकर अचानक इन्हें खेल जाना, 50 रन पे 2 विकेटें और बिल्कुल टेल खड़ी, एक भी बैट्समैन नहीं खड़ा हुआ और फिर भी इस तरह 50 रन हो जाना, मतलब ये टेस्ट क्रिकेट की सारी खूबसूरतियां हैं और सारी की सारी हमें एक ही मैच में अचानक देखने को मिली, बल्कि बारिश भी देखने को मिली और तकरीबन डेढ़ पूरा एक दिन खा गई जैसे आपने बताया, तो एक दिन भी निकल गया उसमें। तो यूं कह लें कि सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी टेस्ट क्रिकेट के होते हैं उस मैच में मौजूद थे और क्रेडिट गोज टू बोथ द टीम्स, मेरा ख्याल है। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन के तौर पे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब जो टीम हडल हो रही होगी, खासकर इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया तो इस वक्त खुशी के पे है, वो तो यकीनन अपनी और तरह से स्ट्रेटेजी तय करेगा, लेकिन इंग्लैंड क्या इसी अप्रोच को आपका ख्याल है अगले मैच में या अगले मैचों में अपनाएगा? और इस वक्त उनके ड्रेसिंग रूम में या हडल में क्या बात हो रही होगी कि आगे चल के क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो आई थिंक मैकलम जो है ना वो बड़ा डिफरेंट स्टाइल का कोच है, मतलब वो दे डोंट रियली वरी अबाउट द फेलियर्स। अब इंग्लैंड का प्रेस बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इन पास कप्तान इनके, जिस तरह पाकिस्तान में प्रेस है, इंग्लैंड का भी प्रेस ही जो है ना वो पुराने प्लेयर्स जो बैठे हुए हैं वही कप्तान बनाते हैं, कप्तान हटाते हैं, कोच बनाते हैं, कोच हटाते हैं। अब जो है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अब देखें, इवेंचुअली वुड यू टेक अ ड्रॉ और लॉस? तो जो करंट बेसबॉल क्रिकेट स्टाइल है, दे वुड रादर टेक अ लॉस देन अ ड्रॉ। ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ देखें तो उधर भी स्ट्रेटजी में जो असिस्टेंट कोच है वो भी की हुई है, विटोरी बैठे हुए उधर, ठीक है, और इधर मैकलम बैठे हुए, तो दोनों तरफ ही न्यूजीलैंड के दिमाग तो आई डोंट थिंक, ऑब्वियसली देयर विल बी सम प्रेशर। अगर अगला टेस्ट हार जाए तो फिर प्रेस की तरफ से प्रेशर होगा, मेरा ख्याल है। आई डोंट थिंक इस टेस्ट के बाद, क्योंकि पर्सनली आई थिंक अगर इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट नहीं खेली, ना खेलता, सिर्फ बैटिंग की बात नहीं है बेसबॉल में, जब उन्होंने बॉलिंग भी की तो फील्ड ऊपर रखी जी, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने रन करने की अपॉर्चुनिटीज दी काफी सारी ना, पहले इनिंग की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक दे प्लेड पॉजिटिव क्रिकेट एज लॉन्ग एज इंग्लैंड इज कंसर्न्ड, एंड देन इफ यू लूज यू लूज। तो मैकलम को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल, ना बेन स्टोक्स को पड़ेगा। हाँ ये है कि अगला टेस्ट मैच हार जाए तो फिर शायद दे माइट रिविजिट देयर स्ट्रेटजीज, बट आई थिंक दे शुड बी फाइन फॉर नेक्स्ट टेस्ट मैच। और एनी पर्टिकुलर चेंजेस आप चाहते हो इंग्लैंड की टीम में होनी चाहिए? देखिए, सरप्राइज फैक्टर भी है और रेस्ट का भी है, तो हो सकता है कि जिमी एंडरसन को, ट्रैक पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि जेम्स एंडरसन को रेस्ट करा के उसको दोबारा ले आया जाए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ये तो सारे टेस्ट मैच खेल नहीं पाएंगे ये दोनों ना, जो ब्रॉड ने 6 गेंद किए हैं, लेकिन ब्रॉड दूसरे टेस्ट मैच के बाद शायद रेस्ट करा दे, क्योंकि वो उनको आपने उनका फ्यूल आप रखना है ना, तो प्रैक्टिकल नहीं होगा कि उनको आप बैक टू बैक सारे मैचेस खिलाएं ना। तो आई गेस कि एक तो फास्ट बॉलर को रोटेट करें अगर तो कंडीशंस अलाउ करती हैं, or secondly, I don't think they will change the keeper for now. I don't think there will be any changes from England side, apart from maybe resting a fast bowler and replacing him with another one. ठीक है जी नाज़रीन, हमारी तरफ से ये था छोटा सा प्रोग्राम अबाउट एशेस का पहला मैच, और दूसरे मैच के साथ होपफुली कोशिश करेंगे कि उसका प्रीव्यू भी कर सकें, और साथ साथ जहां जहां हमें मौका मिलेगा आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।